39 2009 को डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत एक बच्चे को दिखाने से हुई। वो जब सोने गई तो उसके मॉम डैड दरवाजे पर खड़े होकर उस पर नजर रख रही थी कि सोई है या नहीं। बच्ची जाग रही थी और उसे पता था कि मेरे मॉम डैड मुझे देख रहे हैं। इसके बाद हमें एक लड़की एमिली दिखाई जाती है जो एक सोशल वर्कर है और अकेली ही रहती है। सोशल वर्कर ऐसे वर्कर्स होती है जो लोगों की मदद करती है उन मसाइल में जो लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में पेश आते हैं। इनमें दिमाग, जिस्मानी हर तरह के मसले शामिल हैं। और अब से हम एमिली को मैं कहकर बुलाने वाले हैं, यानी कि एमिली अब से मैं हूँ। इस वक्त एमिली यानी कि मैं कुछ केसेस पर काम कर रही हूँ। मेरा टॉपिक बच्चों के बारे में है। बच्चे जो अजीब बर्ताव करते हैं और घरों में उनके साथ जो बुरा सलूक किया जाता है, मैं इस तरह के केसेस पर काम करती हूँ। उन माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई करके बच्चों की मदद करती हूँ। इस वक्त भी मैं एक बच्ची और उसके माँ बाप से उसके बुरे बर्ताव पर बात कर रही थी। अब मुझे यहाँ एक नया केस दिया गया जो मेरा 39 केस था। ये केस एक 10 साल की छोटी बच्ची के बारे में था जिसका नाम लिलित है। वो दिन ब दिन पढ़ाई में भी कमजोर होती जा रही थी और हमेशा अपने माँ बाप के सामने डरी सहमी रहती थी। अब हालांकि मैं इस केस को लेना तो नहीं चाहती थी, पर जब मैंने लिलित का मासूम सा चेहरा देखा तो मुझे लगा कि शायद बच्चे को मदद की जरूरत है। तो मैं फौरन उसकी मॉम डैड से बात करने उसके घर चली गई। यहाँ मैंने बड़ी अजीब चीज नोटिस की कि उसके मॉम डैड का बर्ताव थोड़ा अजीब है, जबकि लिलित तो डरी सहमी उनके साथ बैठी थी। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि बच्ची के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। तो मैंने इस बारे में अपने हेड से बात की, लेकिन उसने मेरी बात को झुठला दिया क्योंकि अभी तक उनके पास लिलित के माँ बाप के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिससे ये बात साबित होती कि उसके मॉम डैड लिलित पर जुल्म करते हैं। इसके बाद मैं गई एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर के पास। इस बारे में जब मैंने उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमारे पास अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर डिटेक्टिव ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई सबूत हुआ तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारे इस केस में मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने जैसी तैसी अपने हेड को मनाया लिलित और उसके मॉम डैड को ऑफिस बुलाने के लिए, जहाँ लिलित ने चुपके से मुझे कहा कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है, शायद मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन जब वो हेड के सामने गई तो अपने मॉम डैड को देखकर वो इस बात से मुकर जाती है, जिस वजह से मुझे पक्का शक हो गया कि कुछ तो गलत है। पर मसला तो वही था, हमारे पास उसके मॉम डैड के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं था। फिर अगले दिन मैं स्कूल गई लिलित से मिलने के लिए। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया ताकि अगर कोई मसला हो तो वो डायरेक्ट मुझे फोन कर सके। अब क्योंकि मैं लिलित को लेकर बहुत परेशान थी, इसीलिए रात को मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो दिमाग का डॉक्टर है। लेकिन उसने जब फोन नहीं उठाया तो मैंने उसके लिए एक मैसेज छोड़ दिया कि जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना। थोड़ी देर बाद मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने इस सोच में फोन उठाया कि मेरे दोस्त का होगा, पर ये कॉल लिलित की थी जो बता रही थी कि मेरी मॉम डैड मुझे मारने वाली है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, पता नहीं क्यों। जिसके बाद फोन कट गया। अब लिलित के मॉम डैड एक ओवन में उसे रखकर जलाकर मारने ही वाले थे कि तभी मैं और डिटेक्टिव वहाँ पहुँच गए। ये सब होने से हमने रोक लिया और इस तरह से लिलित की जान बच गई। अब उसके मॉम डैड को सीधा एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है क्योंकि जैसा उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जिससे साफ जाहिर था कि उन्हें कोई दिमागी मसला है, उन्हें इलाज की जरूरत है। हालांकि वो बार बार मिन्नतें करती है कि एक बार हमारी बात सुन लो, आप लोग जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। और लिलित के साथ ऐसा करने की एक वजह थी, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब क्योंकि लिलित अकेली रह गई थी तो उसे चिल्ड्रंस होम भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ बेघर और ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। पर लिलित ने यहाँ अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे किसी सहारे की जरूरत है और उसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ वो सुकून से रह सके, जो जगह उसके लिए महफूज हो। अब मैं ऐसी तो उसे अपने पास नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने अपने ग्रुप से बात की कि क्या मैं उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रख सकती हूँ जब तक कोई अच्छी फैमिली उसे गोद नहीं दे रही थी, जिस पर ग्रुप वाले मान गए। इसके बाद लिलित मेरे साथ मेरे ही घर में मेरी बेटी बनकर रहने लगी। अब क्योंकि लिलित को नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैंने उसे एक हर्बल चाय बना कर दी क्योंकि इसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ शामिल होती है जो आपकी अच्छी नींद में मदद करती है। अगली सुबह मैं लिलित के पुराने घर गई उसका कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ मुझे बड़ी अजीब चीजें मिली, जैसे कि दरवाजे पर एक से ज्यादा लॉक्स नजर आए, फर्श पर रगड़ के निशान थे जो टिकने से लग रहा था किसी ने फर्नीचर बार बार इधर उधर घसीटा हो, औरतों और क्रॉस के निशान, बाइबल किताब और इस तरह की चीजें मिली जो जिन भूतों को भगाने में काम आती है, जो चीज बहुत अजीब थी। इस सबसे मुझे भी काफी हैरानी हुई, साथ ही मुझे लिलित पर भी शक हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब लिलित को मेरे साथ रहते कुछ दिन ही हुए थे, पर जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे, इन्हें जिनको मैं जानती थी, उन सब के साथ अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो गए थे। जैसे कि एक बच्चा जिसका केस लिलित से पहले ही मेरे पास आया था, वो बच्चा अचानक इतना अजीब हो गया कि उसने बड़ी बेरहमी से अपने माँ बाप को ही मार दिया जब वो सो रहे थे। और ये बच्चा वही था जिसके मॉम डैड से शुरू में मैंने बात की थी। अब छानबीन करने के बाद डिटेक्टिव ने मुझे बताया कि इस हादसे से पहले
इस बच्चे को तुम्हारे घर से ही कॉल गई थी, जिसके बाद ही बच्चे ने अपने मॉम डैड को मार दिया। इस बारे में हमने ललित से पूछा कि कहीं तुमने तो नहीं किया फोन, जिस पर वो साफ साफ मुकर गई। पर यह हम जानते थे कि ये काम उसका ही है। इस वजह से मैंने ललित की मीटिंग दिमाग के डॉक्टर यानी अपने दोस्त से करवाई। पर इस मीटिंग के दौरान हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। अचानक ही ललित का रवैया बदल गया। वो अजीब तरह से पूछने लगी, डॉक्टर आपका क्या डर है? मेरा डर कुछ नहीं सिवाय मेरे यानी कि मैं खुद से ही डरती हूँ। अब शुरू से ही डॉक्टर यानी मेरी दोस्त को डरावनी चीजों से बहुत डर लगता था, तो उसके ऐसे बर्ताव पर वो खौफजदा हो गया। बाद में उसने मुझे बताया कि मैंने आज तक किसी भी ऐसे बच्चे के साथ मीटिंग नहीं की जो इस तरह की अजीब बातें करता हो। हमारी बातों में ललित का बर्ताव इतना अजीब था कि मुझे तो ये लगा जैसे वो मुझे डरा रही हो, धमका रही हो। इसीलिए मैं कल अपने एक और साथी को लाऊंगा और ललित के केस पर गहराई से छानबीन करूंगा। अब इसी रात मेरी दोस्त के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल उठाने पर आगे से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पूरे जिस्म पर मक्खियां बैठी हूँ, जिससे वो काफी डर गया। उसका पाँव फिसल गया और सर जोर से कमोड से टकरा गया। उसकी गर्दन भी टूट गई और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि ललित की मॉम डैड पागल नहीं है और अब तो मुझे भी उसके साथ रहना खटक रहा था, क्योंकि मुझे वो बुरी लगने लगी थी। वजह यही थी कि मुझे पता चल गया था कि ये सारी मौतें ललित की वजह से ही हो रही हैं। मैंने उसे मारना भी चाहा पर मैं नाकाम रही। तो इसी वजह से सारे मसले को सुलझाने के लिए मैं ललित के मॉम डैड से मिलने गई मेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जो सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गई। उसकी डैड बताते हैं कि वो बेशक हमारी बेटी है लेकिन एक डीमन, एक शैतान है। वो पैदा होने से ही डीमन है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी पर ललित की पैदा होने से अब तक यानी कि 10 सालों में हमने अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को खो दिया। सबकी अलग अलग तरह अजीबोगरीब तरह से मौतें हो गई। वो बस अपनी बात मनवाना चाहती है। जब तक आप उसकी बात मानती रहोगी आप ठीक रहोगी, और जब आपने उसका कहा ना माना तो आपको भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो एक ऐसी बच्ची है जो फ्यूचर यानी आने वाला वक्त देख सकती है। उसे सब कुछ पहले से ही महसूस हो जाता है कि कब क्या होने वाला है। यही वजह है कि उसे मारना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा। हर बार वो लोगों के जज्बात पर जिंदा रहती है, ऐसे उसे ताकतें मिलती है। आप अगर डर गई तो वो आपको मार देगी, लेकिन अगर ना डर रही, हिम्मत से काम लिया तो वो आपको कुछ नहीं करेगी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि एमिली, तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे सबके बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए उसने भोली मासूम बच्ची होने का नाटक किया। अब ललित को रोकने का एक ही हल है और वो है उसकी नींद में उसे मार डालना। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है जब वो सोती है। शुरुआत वाले मॉम डैड और कोई नहीं बल्कि ललित की मॉम डैडी थी जो उस पर नजर रख रही थी कि सोई है या नहीं, ताकि मौका मिलने पर हम इस शैतान को खत्म कर दें। अब हमें एक दिन वो मौका मिल गया था जब भी हम ओवन में रखकर उसे जला रही थी, पर तुमने आकर हमें रोक दिया। आगे वो बताते हैं कि ललित को कहीं और भेजना भी खतरे से खाली नहीं है। वो वहाँ भी अपनी शैतानी ताकतों से लोगों को मारेगी। बेहतर हल यही है कि उसे मार दिया जाए। ये बातें सुनकर मैं इतनी डर गई कि मैंने अपने ग्रुप वालों से पूछा कि कोई नया घर मिला है या नहीं ललित के लिए, जो फैमिली उसे गोद ले ले। अब शुक्र है एक फैमिली मिल गई थी, पर मुझे इस बात का डर था कि ललित वहाँ जाकर सबके साथ गलत करेगी। लेकिन फिलहाल मैंने उसे अपनी जान छुड़वानी थी, तो घर आकर मैं नॉर्मल रही, उसे नजरअंदाज किया। पर जब मुझे उसे डर लगा तो मैंने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। लेकिन ललित के पास इतनी ताकत थी कि वो दरवाजा ही तोड़ने लगी। इसी के साथ मुझे एक भूत दिखाई देने लगा जो बेहद डरावना था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। वो मेरे पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए मैं एक बस में चढ़ गई। तब ड्राइवर ने मुझे बताया कि आप किससे डर रही हैं? बाहर तो कोई भी नहीं है। अब किसी तरह बचते बचाती मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। लेकिन ललित तो वहाँ पहले से ही मौजूद थी, जो कह रही थी कि डरो मत, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और जो मैं कहूँगी वो करना होगा। अब मैं उसके मॉम डैड से मिलने आई थी। इस बात का उसे पता चल गया था, तो किसी तरह उसने उन दोनों को भी मरवा दिया। ललित की मॉम को ऐसा एहसास हुआ जैसे वो जल रही है। वो इतना डर गई कि उनकी मौत हो जाती है। उसके डैड जब एक जगह बैठी थी तो उनके सामने एक आदमी बिल्कुल ऐसे खाना खा रहा था जैसे ललित खाती है, और अगले ही पल बात भी बिल्कुल वैसे करने लगा जैसे वो करती थी। वो उन्हें धमका रहा था, जिस बात से उसकी डैड इतना डर गई कि हड़बड़ी में फोक यानी कांटा उनके चेहरे में घुस गया। उनका इतना खून बहा कि वही उनकी मौत हो गई। सारी सूरत हाल की वजह से मैं परेशान हो गई, इसलिए मैंने सब जाकर डिटेक्टिव को बताया, पर उन्होंने मेरी बात को झुठला दिया। उल्टा वो मुझे ये कहने लगे कि तुम भी ज़हनी मरीज़ बनती जा रही हो, तुम्हें भी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। पर जब उन्होंने और छानबीन की तो उन्हें एक अजीब रिकॉर्डिंग मिली जो वो लाकर मुझे सुनाते हैं। अब रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज थी जो बार बार बदल रही थी, मतलब कभी वो आदमी की आवाज बन रही थी तो कभी औरत की। ये वो इस रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल से ललित ने मेरे डॉक्टर दोस्त को की थी, उसकी मंडे से थोड़ी देर पहले। यानी वही कॉल जो उठाते उसी महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे जिस्म पर मक्खियां बैठी
जाती हूँ। ये सब जानकर डिटेक्टिव को यकीन हो गया कि इस सब के पीछे लिलित का हाथ है और अब वो पूरी तरह राजी हो गई मेरी मदद करने के लिए। वो गन लेकर मेरे घर आ ही रही थी कि तभी इस बात की भनक लिलित को हो गई। अपने घर की तलाशी लेने पर मुझे पता चला कि मुझसे जुड़े सभी लोगों को लिलित इस तरह भी मार पा रही है क्योंकि उसने सबकी तस्वीरें अपने पास रखी हुई हैं। दरअसल लिलित सभी लोगों के डरों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करती थी, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप उसे नहीं डरे तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। डिटेक्टिव जब गाड़ी में थी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी में कोई जंगली डॉग आ गया हो, वो मुझे मार रहा हो। इसलिए तंग आकर उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। उनकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया। मैं तो जैसे पागल हो गई। इसलिए मैं लिलित पर बहुत चिल्लाई, जिस बात से उसे भी गुस्सा आ गया। वो अब मुझसे अपनी असली यानी शैतानी आवाज में बात करने लगी, जिस बात से मुझे बहुत डर लगा। तो मैंने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया, दरवाजे के आगे बहुत सारा सामान लगा दिया। पर जाहिर है लिलित इतनी ताकतवर थी कि दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ गई। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो मुझे इस बात पर राजी कर लेती है कि आइंदा की बात मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगी, वो भी बड़ी आराम से, सुकून से। लेकिन क्योंकि उस शैतान का मैंने कैसे भी करके खात्मा करना था तो मैंने प्लान बनाया। मैंने हर्बल चाय में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी ताकि वो सो सके, और जब वो सोई तो मैंने अपना काम कर दिया उसे मारने के लिए। मैंने पूरे ही घर को आग लगा दी, लेकिन हैरत, वो यहाँ से भी बच गई, उसे कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद क्योंकि हमारा पूरा ही घर जल गया था, इसलिए पुलिस हमें कहती है कि तुम किसी और घर में चले जाओ रहने के लिए। अब क्योंकि लिलित मरी नहीं थी, इस बात से मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने उन सबसे अलग मोड़ ले लिया और मैं फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगी। मैं गाड़ी हल्की चलाऊं तो मुझे डराने के लिए लिलित मेरे ही बचपन की एक झलक दिखाने लगी। जहाँ एक दिन जब बारिश हो रही थी तो मैं अपनी मॉम के साथ थी। उस वक्त मेरी मॉम भी गाड़ी काफी तेज चला रही थी, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। अब किसी तरह मैं इस डर से बाहर निकली और अपने डर पर मैंने काबू रखा। मैंने उसे कहा कि तुम जितना मर्जी डरा लो मुझे, पर अब मुझे डर नहीं लगता, जिस बात से लिलित डरने लगी। और अब मैं सीधा गाड़ी को समंदर किनारे लाई, जिसके बाद समंदर में जाकर मैंने गाड़ी को डबो दिया। पानी में आते ही लिलित अपने असली शैतानी रूप में आ गई, जहाँ मैं उसे डबोने की कोशिश करने लगी, जिसमें काफी हद तक मैं कामयाब भी रही। फिर जैसे मैं तैरकर ऊपर आने लगी, लिलित दोबारा मेरा पैर पकड़ लेती है, लेकिन दोबारा से मैंने हिम्मत दिखाई। किसी तरह अपना पैर छुड़वाकर मैं ऊपर आ ही गई और लिलित पानी में डूबकर मारी गई। ये देख मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि शुक्र है उस शैतान से आज आखिरकार मेरी जान छूट ही गई, जिससे अब आगे किसी और की मौत नहीं होगी। इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।